हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। आज जो आप सीखने वाले हो, समझने वाले हो, वो बहुत क्रिटिकल चीज़ है। और वो बिजनेस फ्रेमवर्क्स, मतलब अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि बिजनेस में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, स्पेशली उन बंदों के लिए जो बंदे नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं उनके लिए कुछ बिजनेस फ्रेमवर्क्स लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देंगे और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप समझोगे कि बिजनेस फ्रेमवर्क्स होते क्या है। प्रैक्टिकल दूंगा, बहुत अच्छे से डिलीवर करूंगा और प्रॉपर एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ ये डिलीवरी होगी ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहे चीज़ों को समझने में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर 1 का पार्ट 1, जिसमें आप सीखने वाले हो बिजनेस फ्रेमवर्क्स फॉर न्यू स्टार्टअप। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा इनोवेशन। क्या टॉपिक रहेगा? इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, थोड़ा सा बेसिकली मैं आपको समझा देता हूं। जब भी मार्केट में कोई ऐसी बिल्कुल न्यू चीज़ आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई बिल्कुल नई चीज़ आती है, बिल्कुल नई, जो जिससे को आज से पहले ना तो कभी आपने यूज़ किया, ना कभी देखा, ना कभी उसके बारे में सुना, उसको बोलते हैं इनोवेशन। मतलब वो बिल्कुल नई होती है मार्केट में। उसको किसी इंजीनियर्स ने, किसी मतलब किसी साइंटिस्ट ने या किसी बिजनेसमैन ने या कुछ टीम ने बिल्कुल न्यू क्रिएट किया है और ये क्रिएशन लोगों के लिए हुई है और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला होता है। तो इसको नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो ये बिल्कुल न्यू होती है। मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि जब व्हाट्सअप नहीं था, जब व्हाट्सअप नहीं था तो हम किस तरीके से अपने वीडियोस, अपने फ़ोटो, अपने कमेंट्स, अपने टेक्स्ट किस पे करते थे? फेसबुक पे करते थे, मैक्सिमम फेसबुक, जीमेल इस पे करते थे। लेकिन व्हाट्सअप एक न्यू इनोवेशन थी, बिल्कुल न्यू क्रिएटिविटी थी, बिल्कुल न्यू। व्हाट्सअप को उससे पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन जब वो आया धीरे धीरे लोगों को पता लगा और आज वर्ल्ड वाइड वो एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसपे आप वीडियो, ऑडियो, वीडियो, फोटोज़, कमेंट्स, टेक्स्ट मैसेज, चैट सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अपनी पर्सनल चीज़ें भी उस पर शेयर कर सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो, बिजनेस ग्रुप्स बना सकते हो, एटलीस्ट मार्केटिंग तक भी उस पर कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं नई इनोवेशन, बिल्कुल न्यू। अब बात कर लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों की, जो कि जैसे मान लो सपोज आपने देखा होगा कि आजकल कारें तो थी लेकिन वो ड्राइवर के साथ चलती थी। जो कारें थी वो ड्राइवर के साथ चलती थी। ठीक है, लेकिन दो कारें फ्यूचर में नहीं आने वाली है। नंबर 1 ड्राइवरलेस, विदाउट ड्राइवर के वो चलेगी, उसमें ड्राइवर नहीं होगा। यानी कि बंदों का जो कॉस्ट होगी, जो ड्राइवर की जो कॉस्ट होगी वो टोटली सेव हो जाएगी, कंप्लीटली सेव। ड्राइवर रखने की ज़रूरत नहीं। आप अपने ऑफिस का एड्रेस डालो, उसमें रूट मैप जो भी आपके एड्रेस का वो फीड करो, गाड़ी ऑटोमेशन पे जाएगी, है ना। उसके बाद न्यू इनोवेशन क्या है? आज आप उड़ती हुई कारें नहीं देख रहे होंगे, आप हवाई जहाज, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स तो उड़ते हुए देख रहे होंगे, बट आप कारें नहीं देख रहे। आपने कारों के बारे में सुना बहुत होगा कि फ्लाइंग कार आने वाली है, फ्लाइंग कार आने वाली है। तो उस पर रिसर्चेस चल रही है, कुछ कंपनीज ने ये चीज़ें बना भी डाली। तो अभी मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है इजीली, अभी वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। बट जैसी वो मार्केट में आएगी लोग उसके बारे में जानेंगे, उसको यूज़ करेंगे, उसको चलाएंगे, फिर उसके बारे में फीडबैक्स देंगे। तो इसको बोलते हैं इनोवेशन। ये बिल्कुल नई होती है और ये फ्यूचरिस्टिक होती है। मतलब जो बच्चा होता है, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो या कोई इंजीनियर हो या कोई बिजनेसमैन हो या और जो भी बंदा ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है, वो बंदा क्या करता है, वो अभी में फ्यूचर देखता है। यानी कि एटलीस्ट आज फ्यूचर देख रहा है और फ्यूचर के साथ साथ वो उस चीज़ को बनानी शुरू कर देता है। ये चीज़ें चलो मैं आगे समझाऊंगा आपको। अब ओनली फॉर हम इनोवेशन पे बात करेंगे। तो अब इनोवेशन में अगर मैं बात करूं कि भाई क्या सब इनोवेशन कर सकते हैं? क्या सब
इतने समझदार, इतने कैपेबल होते हैं कि इनोवेशन कर सके? तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है कि हर एक बंदा इनोवेट कर सकता है, नई इनोवेशन कर सकता है, हर एक बंदा। ऊपर वाले ने सबको समान बनाया है, किसी को कम किसी को ज़्यादा माइंड दिया ही नहीं। बस ये है कि जो जितना ज़्यादा यूज़ करता है वो उतना कैपेबल बन जाता है, और जो यूज़ नहीं करता अपने दिमाग का वो कैपेबल नहीं रहता। यानी कि एटलीस्ट सारा कुछ आपके दिमाग का खेल है, आपका खेल है। अगर आप अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में और सही जगह लगाओगे तो ये आपको नई नई चीज़ें देगा। ये अगर मैं इसकी ताकत की बात करूँ, दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर मैं दिमाग की बात करूं तो इंसानी दिमाग पे जो है ना, जितने भी रिसर्चेस हुई है उसमें से कोई भी रिसर्च में इसका कोई था पाया ही नहीं। मतलब इसकी जड़ कहाँ है, इसका अंत कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। एटलीस्ट अगर मैं बात करूं, बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी इस बात को मान चुके हैं कि हम लोग अपनी क्षमता का मिनिमम 4-5% यूज़ करते हैं। यानी कि एक इंसान की अगर मैं बात करूं तो वो अपने दिमाग को, अपनी क्षमता का कुल 5-6 मैक्सिमम 10% तक ही यूज़ हुआ है। इससे ज़्यादा इसको किसी ने यूज़ किया ही नहीं। तो दिमाग में जो है ना, इसमें हमारी सोच समझ से परे भी बहुत सुख समृद्धि भरी पड़ी है। इसमें अगर इसको, सिंपल सी बात है, इसको एक तरीके से समझो आप, जैसा बहुत लोग कहते भी है कि भाई जैसा आप सोचते हो वैसे आप बनते हो। सिंपल सी बात है। अगर आप कुछ इनोवेट करने की तैयारी में लगे हुए हो, कुछ नया बनाने की तैयारी में लगे हो, आप दिन रात सोच रहे हो और कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता है या कहीं ना कहीं आपके माइंड में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है जो बिल्कुल न्यू है, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अभी कोई उसको नहीं जानता, सिर्फ आपको पता है, और आप उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर ये है। अभी लोगों को उस कार से लेने देना ही नहीं है जो आने वाली नहीं है, लेकिन जो बंदा काम कर रहा है एटलीस्ट उसको तो पता है ना कि फ्यूचर क्या होने वाला है। रोड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से भर जाएंगे, है ना, इतने फ्लाईओवर्स कहाँ तक बनाएगी, अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है, ऊपर फ्लाईओवर से गाड़ियाँ चल रही है, ज़मीन पे गाड़ियाँ चल रही है, इतना ज़्यादा कंट्रोल कहाँ करेगी गवर्नमेंट, है ना। आप एक छोटे से शहर का एग्जांपल ले लो, दिल्ली। कितने भी फ्लाईओवर्स बना दो, कितने भी रोड्स बना दो, कितना भी ट्रांसपोर्टेशन आप इजी कर दो, बट क्या पॉसिबल है? क्योंकि जितना भी ज़्यादा आप इजी बनाओगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, गाड़ियाँ बंदे खरीद रहे हैं, तो कितना आप करोगे? ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा इनोवेट करना पड़ेगा ना ताकि इस प्रॉब्लम से बाहर हो सके। तो उसमें फिर फ्लाइंग कार एक सॉल्यूशंस है कि भाई ज़मीनी स्तर पे ना चल के वो हवा में चले, उनको एक रूट, जैसे नॉर्मल रूट होते हैं ना यहाँ पे, जैसे हमारे ज़मीन पर रोड होते हैं, सेम उसी तरीके से ऊपर भी रोड की प्लानिंग होगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई फिर तो ठुक जाएगी ना, कोई इधर से आएगी, कोई उधर से आएगी, कोई किसी में भी ठुक जाएगी। तो सेम जैसे धरती के ऊपर रूट्स है कि भाई ये इधर से जाने वाले का रास्ता, वो आने वाले का रास्ता, ये इधर से लेफ़्ट राइट क्रॉस होने का रास्ता, सेम उसी तरीके से वो डिज़ाइन किया जाएगा, वो पूरा सिस्टमेटिक तरीका। तो हर एक बच्चा इनोवेशन कर सकता है, हर एक बच्चा इतना कैपेबल होता है अगर वो सोचे और समझे और प्रतीक्षा करे। प्रतीक्षा मतलब कि उसको पेशेंस भी होना चाहिए। 1-2 दिन में इनोवेशन नहीं होती, 1-2 साल में भी इनोवेशन नहीं होती, इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लगते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है ना। तो ये नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाता। बहुत, अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम लोग मिलते हैं, ये करोड़ों में 2, 4, 10, 20 बच्चे ही निकलते हैं जो कुछ नया इनोवेट करके लाते हैं, और फिर लाइफ में उनके पास कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होती। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, एनीवन कैन इनोवेट। हर एक बच्चा इनोवेट कर सकता है, नई इनोवेशन कर सकता है, नई क्रिएटिविटी कर सकता है, बट हाउ, कैसे? अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि चलो अगर हम नई इनोवेशन करें, कुछ नया क्रिएट करें, कुछ नई चीज़ें बनाए, तो कैसे, क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या तरीके होते हैं कि हम इसको कर सकें। तो यू कैन नीड टू अंडरस्टैंड इट। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि भाई एक्चुअल में इनोवेशन होती क्या है, इसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और कैसे बंदे करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इनोवेशन क्या है, इनोवेशन क्या होती है, थोड़ा सा पहले उसको समझ लेते हैं। इनोवेशन होती है अप्रोचेबल,
अप्रोचेबल यानी कि जो पहुंच के दायरे में हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो आपकी पहुंच में नहीं होती, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपके पहुंच में नहीं होती, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपके पहुंच में हो सकती है। तो सबसे पहले जो भी इनोवेशन हो वो आपके पहुंच में होनी चाहिए। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, विदाउट ड्राइवरलेस कार, यानी कि ड्राइवरलेस कार पहुंच के बाहर तो नहीं है ना, बन सकती है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस जा चुकी है ना। दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर बंदा इलेक्ट्रिक कार बना सकता है तो बंदा सोलर एनर्जी से चलने वाली भी कार बना सकता है। पॉसिबल है क्योंकि ऑलरेडी सोलर एनर्जी से बहुत सारी बिजली जनरेट हो रही है और लोग यूज़ कर रहे हैं। तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि भाई सोलर एनर्जी से चलने वाली कार भी आपको मिल जाए फ्यूचर में। तो मैं कह रहा हूँ जो इनोवेशन होता है ना वो अप्रोचेबल हो, पहुंचने योग्य हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अननेसेसरी का कुछ भी, जिसको अगर आप किसी को समझाओ, मान लो आप किसी को अपने इनोवेशन के बारे में, अपनी क्रिएटिव माइंडसेट के बारे में, थिंकिंग के बारे में अगर किसी को बताओगे तो एटलीस्ट उसकी समझ में आना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना दिया वो आपने उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होनी चाहिए। अप्रोचेबल हो, समझ में आने वाली हो, बहुत सिंपल होनी चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि भाई डूएबल, जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है, इनोवेशन इज अप्रोचेबल, ये इसके नीचे है। अब पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? डूएबल होनी चाहिए, साधारण, बिल्कुल सिंपल, डूएबल, है ना। ट्रू इनोवेशन, जो सच्ची इनोवेशन होती है, इज प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल। जो एक सच्ची और अच्छी इनोवेशन होती है ना वो क्या होती है? वो प्रैक्टिकल केबल होती है, यानी कि प्रैक्टिकल वो हो सकती है और उसको अचीव किया जा सकता है। जैसे मान लो व्हाट्सअप एक एप्लीकेशन है जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है। मैसेजिंग यानी कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मैसेज कहीं फॉरवर्ड होते हैं तो वो व्हाट्सएप पे होते हैं और वो फ़ोन पे आराम से चलती है। ठीक है। तो जो भी इनोवेशन हो वो ऐसी होनी चाहिए कि भाई प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए और अचीव बंदा कर ले। ऐसे नहीं भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या हर बंदा उस तक नहीं पहुंच सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो इनोवेशन आप करने जा रहे हो, जो आप बनाने जा रहे हो, क्या वो लोगों के पहुंच के अंदर ही रहेगी। कोई ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ऐसी चीज़ बनाने लगे कि एटलीस्ट इंसानों की पहुंच से ही पर हो सकता है उसको खरीदने वाले आपको पूरी दुनिया में 2-4 ही मिले अगर कोई ऐसी इनोवेशन कर दिया आपने, है ना। तो आपको सिंपली ध्यान रखना कि भाई वो प्रैक्टिकेबल हो और प्लस अचीवेबल हो, उसको अचीव किया जा सके, वहाँ तक आदमी को आसानी से वो सुविधाएं, वो सॉल्यूशंस मिल सके जो आप देना चाहते हो। अब दूसरा पॉइंट जो क्रिटिकल होता है वो होता है फीजेबल। इनोवेशन मस्ट अलाइन विद अ रियलिटी, वो रियल होनी चाहिए। रियल मतलब लोगों को समझ में आनी चाहिए कि यार ये रियल है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, कर सकता है लड़का। ठीक है। फाइनेंशियली, अब किस किस चीज़ से होना चाहिए? फाइनेंशियली, यानी कि पैसा उसमें लगेगा ही लगेगा। जब आप कोई न्यू इनोवेशन करते हो तो थोड़ा सा पैसा भी लगता है, थोड़ा भी लगता है, ज़्यादा भी लगता है, वो आपकी इनोवेशन के ऊपर है। जितनी बड़ी और जितनी सॉलिड इनोवेशन होगी तो उतना ही ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर मान लो सपोज आप कोई छोटा सा पार्ट बनाने के प्लानिंग कर रहे हो, है ना, बिल्कुल न्यू कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ छोटी सी चीज़ें बनाने की कोशिश करें, हो सकता है उसमें कम पैसा लगे। लेकिन अगर आप कार बनाने की प्लानिंग करोगे कि भाई मैं सोलर एनर्जी से चलने वाली कोई कार बनाऊंगा तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। हो सकता है 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी लग जाए, क्योंकि एटलीस्ट उसके स्पेयर पार्ट, उसकी रिसर्चेज बहुत महंगी पड़ेगी आपको। तो फाइनेंशियली भी वो अचीव हो सके, फीजिबल हो, है ना। टेक्निकली सब कुछ पॉसिबल होना चाहिए। लॉजिकली, है ना, लॉजिकली भी सब कुछ साफ होना चाहिए। दिस शुड बी विद इन रीच, मतलब वो कंप्लीटली आपके पहुंच के अंदर होना चाहिए, जहाँ पे आप आसानी से वहां तक पहुंच सको। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर सकती है। एटलीस्ट हो सकता है कि आप उस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दो। जब आदमी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ना तो वो हो सकता है उस इनोवेशन को, उस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दें, ताला लगा दो, यार बहुत ज़्यादा खून पी लिया, बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका, मैं बर्बाद हो गया। ऐसा मत करना गलती से भी। तो इसलिए फीजिबल। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या? प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल मतलब आसानी से
होने वाली चीज़ होनी चाहिए, आसानी से हो जाए, प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आप लगे हो और कुछ रिजल्ट ही नहीं है। ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बार में नहीं आया, 2 बारी में नहीं आया, 10 बारी में नहीं आया, 100 बारी में नहीं आया, तो एटलीस्ट जब आप करते रहो तो रिज़ल्ट तो आ जाएगा। किधर से भी आएगा, रिज़ल्ट आएगा आपको, बट आपकी पहुँच के बाहर होना चाहिए, आपको उदासी फ़ील नहीं होनी चाहिए, उसको करते टाइम भी आपको मज़ा आना चाहिए। ऐसा नहीं है आप मन मार के वो काम कर रहे हो, आप जोश में कर रहे हो, पूरे अच्छे माइंडसेट के साथ कर रहे हो, पूरे जुनून में कर रहे हो, आपको पता है कि फ्यूचर यही है। आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे भले ही सब फेल हो गए, आपने जो भी कर रहे हो भले ही सब फेल हो रहे हैं, है ना। एक एक स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जा रहे हो, है ना। कंप्लीट होने में हो सकता है उसमें 4-5 स्टेप और रह गए हो, आप उन पे बढ़िया जोश से काम कर रहे हो, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है वैसे ही आप सफल हो जाते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकेबल भी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये 4 पॉइंट्स होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं। इनोवेशन इसी के अराउंड होती है और किसी चीज़ के अराउंड नहीं होती, और इजीली हो जाती है अगर कोई बच्चा इसको आसानी से समझने की कोशिश करेगा और समझने में थोड़ा सा और अच्छे से रिसर्चेस करेगा, देखेगा, तो उसकी समझ में आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इनोवेशन करने वाले का माइंडसेट कैसा होता है। जो बच्चे नई नई चीज़ इनोवेट करते हैं, नई चीज़ क्रिएट करते हैं, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई नई सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई न्यू प्रोडक्ट हो, या कोई नई सर्विसेज हो, या कोई नया सॉल्यूशन हो, वो कहाँ से आता है। उसके पीछे का जो वो होता है, जो भी पीछे का जो सारा सिस्टम होता है वो कहाँ से आता है, वो ये होती कैसे है चीज़ें, तो मैं बता देता हूँ। ये होती है क्रिएटिव थिंकिंग। जो बच्चा क्रिएटिव थिंकर होता है ना, जो कुछ नया सोचता रहता है, कुछ नया बनाने की सोचता रहता है, उसके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती है नई नई क्रिएशन वाली, वो ये सारा कुछ क्रिएटिव माइंड्स का होता है। जिस बच्चे का माइंड क्रिएटिव होता है, कुछ ना कुछ नया क्रिएट कराता रहता है, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग का होता है और बहुत ही नई नई चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, और जैसे ही उसको एक नई प्रोजेक्ट मिल गया, वो उसको क्रिएट करने पे अपनी लाइफ के 2-3 साल झोंक देता है और एटलीस्ट फाइनली एक प्रोडक्ट लेके आ जाता है। ठीक है, फिर उसको मार्केट में सेल आउट करता है और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता है। चाहे वो आप किसी को भी देख लो, जैसे आज जब हमारे पास छोटे कीपैड वाले मोबाइल थे, तो किसी बच्चे ने तो नया इनोवेशन किया था, जो टच फ़ोन लेके आया। कीपैड वाला तो कीपैड वाला था, फिर टच आया। टच पे पहले लोगों को भरोसा नहीं था, वो नोकिया यूज़ करते थे, लेकिन बाद में अब टच वाला अच्छा नहीं लगता, विदाउट टच वाला अच्छा नहीं लगता, टच ही चाहिए। अब पहले कीमत 2-3-4 हज़ार की होती थी, अब कीमत भी 50-50 1-1 लाख की हो गई, तब भी वही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रिएटिव मतलब कोई ना कोई तो लेके आया होगा, आप नहीं लेके आए, मैं नहीं लेके आया, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई ना कोई तो लेके आया ना, किसी ने तो दिमाग लगाया। तो इनको बोलते हैं, इन सब चीज़ों के पीछे, इन नई नई इनोवेशंस के पीछे अगर कुछ होता है तो वो होता है क्रिएटिव माइंड सेट, क्रिएटिव थिंकिंग। ऐसे बच्चे जो कुछ नया करने की सोचते रहते हैं, बिल्कुल नया, जो दुनिया में ना तो किसी ने किया और ना कोई कर पाएगा उनके अलावा। अगर मैं बात करूं फेसबुक बनाने की, तो दुनिया में दूसरी फेसबुक कोई नहीं बना सकता। अगर मैं बात करूं व्हाट्सअप की, तो दुनिया में कोई दूसरा व्हाट्सअप नहीं बना पाएगा, उसके जैसा बना सकता है। फेसबुक के जैसे 2-4 प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सअप के जैसे 2-4 प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो व्हाट्सअप नहीं है, वो फेसबुक नहीं है ना। ओला उबर ने ट्रांसपोर्टेशन को कितना हल्का कर दिया। फ़ोन पे ही एप्लीकेशन पे जाओ, बुक करो, तुम्हारे घर पे आ जाएगी, है ना। अब तो रैपिडो ने बोलते हैं कि 5 मिनट में ऑटो आपके पास, नहीं तो फिर 50 रुपये आपके, और क्या चाहिए, है ना। जो बच्चा अच्छा, इसका जो ये जो सॉल्यूशंस आते हैं, ये आते कहाँ से, किसी ना किसी प्रॉब्लम से आते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जब मैं नोएडा में ड्यूटी करता था, मतलब अभी भी जैसे अपना काम करता हूँ, पहले मैं ड्यूटी करता था, तो जब मैं ऑफिस से घर जाया करता था, तो शनिवार के दिन मुझको जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन एक ही चीज़ की रहती थी कि मैं किस वाहन को पकड़ के डायरेक्टली गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुँचूँ। सबसे ज़्यादा टेंशन शनिवार आया, शनिवार जैसे ही आया मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती थी कि किस सवारी को पकड़ूँ,
क्योंकि मेरे साथ क्या होता था ना भाई, पहले 4-5 ऑटो चेंज करने होते थे। पहले नोएडा फेज़ 2 से ऑटो पकड़ के मुझको या तो यामा जाना होता था, है ना? या फिर फेज़ 2 उतरना होता था। फिर फेज़ 2 से किसी से बाइक से लिफ्ट माँग के 4 मूर्ति जाना होता था। फिर 4 मूर्ति से ऑटो पकड़ के NH-24 जाना होता था। फिर NH-24 से रेलवे स्टेशन के ऑटो मिलते थे। तो बहुत ज़्यादा 1 घंटे का वो सफ़र जो है ना, मेरी ज़िंदगी का बहुत तकड़ा जहन्नुम बना रखी थी लाइफ, है ना? एक होता है ना कि भाई वो घर जाने की जल्दबाजी, खुशी वो अलग ही होती है। तो जब मुझको पता लगा कि एटलीस्ट रैपिडो है या ये बाइकर्स है, आप फ़ोन करो यहीं पे मिलेगी। जैसे मेरी 5:30 बजे छुट्टी हुई, मैंने फ़ोन किया, बाइक खड़ी मिलती थी, मैं बैठा। और उस टाइम क्या है, थोड़ा सा पैसा तो मेरा ज़्यादा लगता था, लगभग 150 रुपये के आसपास लगते थे। लेकिन वो सारी टेंशन ख़त्म हो चुकी थी और मैं 15 मिनट पहले, यानी कि ट्रेन के टाइम से 15 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाता था। वो 150 रुपये मुझे नहीं दुखते थे, एटलीस्ट वैसे भी मेरे 90 रुपये के आसपास लग जाते थे, 90-100, है ना? वो 150 लेता था, यानी कि 50 रुपये फालतू लेता था। तो वो 50 रुपये जो एक्स्ट्रा जा रहे वो मुझे नहीं खलते थे। क्यों? क्योंकि मेरी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल ख़त्म कर चुके थे वो। आप फ़ोन कर दो टाइम से, जिस टाइम भी आपको ड्राइव लेनी हो, बाइक वाला खड़ा मिलता था, आप बैठो आराम से, वो तुम्हें लेके रेलवे स्टेशन पे छोड़ देगा, उसका पेमेंट दो, अपना आराम से घर जाओ। तो इस तरह की प्रॉब्लम जब हम फेस करते हैं तो सॉल्यूशन हो सकता है हम तो नहीं लेके आ रहे। हम मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि यार मेरी जो प्रॉब्लम है ऐसी लाखों बच्चों की प्रॉब्लम्स होगी, तो मुझे भी एक सॉल्यूशन डेवलप करना चाहिए। तो ये जो करते हैं ना, ये क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट के बच्चे होते हैं जो ये काम करते हैं। एटलीस्ट ये करने के लिए मैं भी कर सकता था, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। हो सकता है हमारा माइंडसेट उस तरह का डेवलप नहीं हुआ, या हमने उस तरह की पढ़ाई नहीं की, या हमने इन सारी प्रॉब्लम्स को एक सॉल्यूशन में बंद करके पैसा कमाने का तरीका सीखा ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें क्रिएटिव बनना और इस थिंकिंग को समझना कि क्रिएटिव थिंकिंग होती क्या है। ठीक है? अब क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स आइडेंटिफाई कस्टमर्स फ्यूचर प्रॉब्लम। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझो। इसका मतलब होता है कि आइडेंटिफाई कस्टमर फ्यूचर प्रॉब्लम। कस्टमर्स की जो फ्यूचर प्रॉब्लम है, फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उस प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं। उसके बाद वर्किंग ऑन देयर सॉल्यूशन टुडे, यानी कि फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स इंसान को आने वाली है, लोगों को आने वाली है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में वो आज काम कर रहे हैं। फ्लाइंग कार क्या है, फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन की, जाम की बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है ना? कितने चौड़े करेगी रोड, कितने घर तोड़ेगी गवर्नमेंट, कितने मुआवजे देगी। तो ये फ्यूचर की प्रॉब्लम्स है, अभी के तो जैसे तैसे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सॉल्यूशंस तो लाना पड़ेगा ना। बहुत चौड़े हो चुके रोड, आपने देखा होगा जब आज से आप 50-25 साल पहले जाओ, जब कितनी छोटी छोटी गलियाँ थी, अब वो काफ़ी चौड़े हो गए, फिर उसके बाद और भी चौड़े कर दिए। तो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स होती है जिसके सॉल्यूशंस आज ढूंढे जा रहे हैं और आज उन सॉल्यूशनों पे काम चल रहा है। धीरे धीरे वो सॉल्यूशंस हर बंदे के सामने आ जाते हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है कि भाई सीधा सीधा कस्टमर्स की फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को आज सोल्व करो किसी भी सॉल्यूशन के थ्रू। तो समझ लो कि भाई आप एक क्रिएटिव माइंडसेट के बंदे हो, और इसको फिर फाइनली क्या करना है। अगर मान लो कोई ऐसा सॉल्यूशंस, कोई ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सर्च कर लेते हो, तो फिर उसको एक बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो भी पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हाउ इनोवेशन इज डन। हाउ इनोवेशन इज डन, एक इनोवेशन कंप्लीटली कैसे होती है और इसको कैसे कंप्लीट करते हैं। मान लो आपने कोई भी बर्निंग प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है लोगों को, है ना, या बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है जो भी उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। या आपने क्या सोचा कि आपका माइंडसेट है, आपने कुछ ऐसा खोज निकाला कि भाई ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है और मैं इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। तो आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड, आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको सबसे पहले देखना है कि कस्टमर्स की नीड क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जिसको आप फुलफिल करने जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, मेक द पाइपलाइन ऑफ पॉजिटिव आइडियाज।
एक आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव जो आइडियाज़ होते हैं, जो आपका माइंड जब आप सोचते हो ना नई नई चीज़ों के बारे में, क्रिएटिव माइंडसेट बनते हो, आप कुछ नया नया सोचते रहते हो, तो आपके माइंड में बहुत सारे कुछ नए नए आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। तो आपको एक पाइपलाइन बनानी है, आइडियाज़ की लिस्ट बना लेना, 2 4 6 8 10 प्रॉब्लम्स क्या है, और ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक जो पॉजिटिव आइडियाज़ होते हैं आपके माइंड में जो भी आते हैं, है ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो जैसे भी हो, जब आप हमारे साथ डिस्कशन करोगे तो मैं बता दूंगा कि ये आइडिया अच्छा है या नहीं है ना। या आप अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से और सबसे पूछ सकते हो, लेकिन आइडिया के बेस पे आपको कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए जब तक आप फाइनली उस पर रिसर्च ना कर लो। अब चलते हैं कंडक्ट स्मॉल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर पॉजिटिव आइडिया आपका सॉलिड है, आपको लगता है कि भाई मैं एक बेहतरीन इनोवेशन करने जा रहा हूँ, तो आपको एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, छोटी सी रिसर्चेस कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, लोगों के फीडबैक ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद डू कॉमर्शलाइजेशन, आपको सीधा सीधा कॉमर्शलाइजेशन कर देना है, यानी कि बिजनेस में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करके, प्रोडक्ट फॉर्म में लॉन्च करके उसको उतार देना है। यहाँ तक अगर आपने कर लिया, ठीक है। और फाइनली जो पांचवा पॉइंट है, कीप ऑन बर्निंग इंप्रूवमेंट्स, यानी कि जो इंप्रूवमेंट्स होंगे वो आपको कंटिन्यू करने हैं। जो भी इंप्रूवमेंट्स आपको दिखाई दे कि भाई ये कमी है, इस ये प्रॉब्लम्स है, या जो भी आपको कमी लगे ना, ज़रा सी भी कमी लगे, उसमें कंटिन्यू लगातार इंप्रूवमेंट्स करते रहना, ताकि आपका प्रोडक्ट, आपका सोल्यूशन, आपकी सर्विस बेहतरीन होती जाए, एक बहुत अच्छी होती जाए, जिससे आप अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को एक नया ही एक्सपीरियंस देते जाओ। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन का 2-3 चैप्टर थे जो मैंने आपको डिलीवर किए। अब जो मैं आपको डिलीवर करूँगा, इसका नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा आउटलाइन फॉर एग्जीक्यूशन। आउटलाइन फॉर एग्जीक्यूशन यानी कि ये पूरा का पूरा एक रोड मैप होगा। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा कि भाई हम कोई नया इनोवेशन, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस, कोई नया सॉल्यूशन मार्केट में किस तरीके से और किन पॉइंट्सों को ध्यान में रख के उतार सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको ये क्लैरिटी हो चुकी होगी। और अगर क्लैरिटी नहीं हुई तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उस पर मुझे व्हाट्सअप में हाय हेलो लिख सकते हो और कोई क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा रोड मैप देखोगे एग्जीक्यूशन, यानी कि यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आ गई, आप एग्जीक्यूशन कैसे करना है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, एग्जीक्यूशन, व्हाट इज क्रिटिकल पीस, इस तरीके से। तो ये आपको कल डिलीवर किए जाएंगे, बहुत पावरफुल चैप्टर है, तो इसको गलती से भी मिस मत करना। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं कल इसके पार्ट 2 में। चैप्टर 1 जो है अपना, इसके पार्ट 2 में, जिसका नाम ऑलरेडी आपने सुना, बिजनेस फ्रेमवर्क्स फॉर न्यू स्टार्टअप। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।